स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। ये वक्त होता है दिन भर की तमाम बड़ी अहम खबरों को डिकोड करने का, क्योंकि हर खबर के पीछे छिपी होती है एक असल खबर। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की महाबुलेटिन न्यूज डिकोड खबर A to Z की। 75 वर्ष पुराना सपना आज एक इलाके का साकार हुआ है। आजादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं और इस 75वें वर्ष का हम सब देशवासियों के लिए बड़ा महत्व है। लेकिन छत्तीसगढ़ का एक ऐसा इलाका है जिसको आप अब तक नक्सलवाद के मामले में सुर्खियों में सुनते आए हैं। आज वो सुर्खियों में आया विकास के द्वार खोलने को लेकर। अंतागढ़ में पहली बार यात्री ट्रेन पहुंची है, जिसे देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। ट्रैक पर दौड़ती रेलगाड़ी, इस दृश्य को देखने का सपना छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ की लोगों की आंखों में करीब एक सदी से पलता रहा, लेकिन ये सपना आज साकार हुआ। आजादी के 75 साल के बाद आज पहली बार अंतागढ़ तक यात्री ट्रेन पहुंची। भानु प्रतापपुर रावघाट जगदलपुर परियोजना के तहत अंतागढ़ से दुर्ग और रायपुर से अंतागढ़ के लिए डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की सुविधा का विस्तार किया गया। मौके पर मौजूद रहे सांसद मोहन मंडावी ने आज के दिन को यादगार बताया। अमृत महोत्सव के समय में इस क्षेत्र में बहुत बड़ा हमको सौभाग्य मिला है और ये हमारे बहुत पुराना बात रहा है जो आज पूरा हुआ। रेल के मानचित्र से जुड़ने के बाद अब उम्मीद है कि जल्दी क्षेत्र का विकास का रास्ता आगे बढ़ेगा। यहाँ के बाशिंदों का राजधानी से संपर्क में आना उनके स्वयं के और क्षेत्र के चौमुखी विकास के द्वार खोलेगा। तो हालांकि हर कोई समझ सकता है कि रेल का पहुंचना उसके इलाके में कितनी सारी सुविधाओं को लेकर आएगा, लेकिन जरा इस बात को भी समझें, इस बात को भी जरा डिकोड करें। बस्तर के विकास के लिए अंतागढ़ रेलवे नेटवर्क कैसे फायदेमंद साबित होगा, जरा इस बात को डिकोड कर लें। अंतागढ़ क्षेत्र में तकरीबन 3 दशक से नक्सलियों के प्रभाव में यह पूरा इलाका रहा। यह क्षेत्र धुर नक्सल प्रभावित इलाकों में शुमार था, लेकिन आज इस इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती से यहां एक ऐसा माहौल बना कि नक्सल गतिविधियां कम हो गई। अब यहां रेल पहुंच गई है, यानी इस पूरे क्षेत्र में अब विकास की रफ्तार तेज होगी। जाहिर तौर पर बस्तर क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। व्यवसायिक लाभ की अगर बात कर लें तो भिलाई इस्पात संयंत्र को समय पर आयरन ओर की आपूर्ति हो पाएगी। हालांकि यह भी जान लीजिए कि निर्धारित शेड्यूल से रेल सेवा 2019 में शुरू हो जानी थी इस इलाके में, लेकिन पहले कोरोना और इसके बाद जंगलों में काम की वजह से, उसमें आने वाली दिक्कतों की वजह से रावघाट रेल प्रोजेक्ट 3 साल के लिए पिछड़ गया। खैर फाइनली अब यह प्रोजेक्ट और इस पूरे इलाके में रेल का पहुंचना विकास के द्वार खुलता है और सही मायने में अमृत महोत्सव में अगर किसी इलाके में खुशियां चौगनी होकर पहुंच रही तो उसमें यह इलाका भी शुमार। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की सियासत की। भले ही सूबे में विधानसभा चुनाव को अभी थोड़ा वक्त हो, 1 साल से थोड़ा ज्यादा, लेकिन सियासी हमलों की रफ्तार दिनों दिन तेज हो रही है। वार पलटवार बढ़ता जा रहा है। कोई किसी को एक भी मुख्य मुद्दे पर बख्शने के मूड में नहीं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज एक बार फिर कई मुद्दों पर 15 साल चली रमन सरकार पर हमला बोला। सीएम ने भाजपा नेताओं की तरफ से कांग्रेस सरकार में पीएम आवास और नल जल नहीं बनाए जाने को लेकर लग रहे आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, क्या भाजपा शासित राज्यों में सभी पीएम आवास बन गए? आखिर 15 साल में भाजपा सरकार आवास और नल क्यों नहीं बना पाई? नल जल योजना चल रहा है, 13 लाख घरों में पहुंच चुका है। सवाल इस बात का है कि 15 साल आपको सत्ता मिली और 15 साल में आप मकान नहीं बना पाए। सीएम भूपेश ने कहा कि जो हमने किया वो सब देख रहे हैं, लेकिन मेरे 3 साल के कार्यकाल में भाजपा मुझसे हिसाब मांग रही है। मुझे 3 साल में हिसाब मांग रहे हैं, जिसमें 2 साल कोरोना निकला, 1 साल चुनाव में निकला। वहीं इस पर बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सूबे के सीएम को कुछ इस अंदाज में घेरा। तो सुविधाएं देने की बजाय भूपेश जी कुछ लोगों को खुश करने के लिए खाली पैसा बांटने का काम कर रहे हैं। गरीबों को जो सुविधा देनी चाहिए उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। दरअसल सूबे में विधानसभा चुनाव के लिए अब कम वक्त बचा है और ऐसे में दोनों दल एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं।
चलिए अब जरा इस पीएम आवास योजना को लेकर ये जो आरोप प्रत्यारोप की सियासत है, इसके पीछे की असल वजहों को भी डिकोड कर लें। मूलभूत सुविधाओं में आप किन्हें काउंट करते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान सबसे पहले, सबसे ऊपर यही आते हैं। आजादी के 75 साल बाद भी आज देश में एक बड़ी आबादी झुग्गी में रहने के लिए मजबूर है और इसे लेकर केंद्र ने 2022 तक देश भर में जरूरतमंद को पक्का मकान देने का एक लक्ष्य तय किया। उसका एक टारगेट था, लेकिन राज्य में पीएम आवास योजना के तहत निर्धारित 7,81,000 मकान नहीं बन पाए। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने प्रदेश के एसीएस को पत्र लिखकर राज्य में पीएम आवास योजना के परफॉर्मेंस पर असंतोष जाहिर किया। इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार तो आपसे छिपा नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में असल सवाल यह है कि क्या आप दूसरे से हिसाब मांगने से पहले अपनी तरफ से वाकई वो काम कर चुके हैं जिस काम के लिए आपकी सरकार बनी थी, जिस काम के लिए आपकी सरकार ने भी संकल्प लिया था, लेकिन क्या अब उस तर्क के आधार पर आज यहां देरी को जस्टिफाई किया जा सकता? यह भी जनता के मन में सवाल। आते हैं उस अभियान पर जिसमें इस वक्त सारा देश हिस्सा ले रहा है, रंगा हुआ है हर घर तिरंगा अभियान, लेकिन इस पर भी अफसोस सियासत रुक नहीं रही। चंद दिन पहले प्रधानमंत्री ने सारे देश से सोशल मीडिया पर अपनी डीपी बदलकर तिरंगे की डीपी लगाने की अपील की, जिसके बाद प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने, विपक्षी नेताओं ने, आम लोगों ने, हर किसी ने अपनी डीपी में तिरंगे को दर्शाया। लेकिन इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी डीपी बदली नहीं थी और इसे लेकर विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस, जमकर हमलावर रही और इसी पर पॉलिटिक्स अब भी जारी। देश इस वक्त आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन तिरंगे को लेकर हो रही सियासत ने मध्य प्रदेश के राजनीतिक मिजाज को फिर गरमा दिया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने आज अपने ट्वीट के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पर लिया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस के दबाव में आखिरकार आरएसएस और मोहन भागवत को झुकना पड़ा। कांग्रेस की मुहिम रंग लाई। 45-52 साल जिनने नागपुर के मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, वो अपनी डीपी में भी लेके आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिग्विजय सिंह जी जैसे व्यक्ति से राष्ट्रवाद की शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये अभी मुहिम चल रही है हर घर तिरंगा के नाते से। इस नाते से सभी लोगों ने अपना उसमें जो डीपी में अपने फोटो लगाए हैं। आरएसएस के ट्विटर अकाउंट की डीपी बदले जाने के बाद कांग्रेस फ्रंट फुट पर दिखी। कांग्रेस नेता संघ के जरिए बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। तिरंगे पर मचे घमासान के बीच आज इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने संघ दफ्तर पहुंचकर पदाधिकारियों को तिरंगा भेंट किया, जिसे आरएसएस पदाधिकारियों ने ससम्मान ग्रहण किया। आज हम अर्चना कार्यालय से कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर देने आए थे। हमने तिरंगा उनको भेंट किया। अर्चना कार्यालय से हमें भी तिरंगा भेंट किया, हमारा मान सम्मान किया गया। ध्वज का आदान प्रदान किया, उन्होंने भी ध्वज दिया हमको, हमने भी ध्वज का, राष्ट्रीय ध्वज का उनको दिया। जाहिर है कांग्रेस हर घर तिरंगा अभियान के बहाने बीजेपी और आरएसएस को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। तो साहब, तिरंगे पर भी सियासी घमासान हो रहा है और इस बीच विपक्ष के निशाने पर संघ है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि संघ ही क्यों है। चलिए जरा इस बात को भी डिकोड कर लें। आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न अमृत महोत्सव के तौर पर पूरे देश में मन रहा है। इसके लिए स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से तिरंगे वाली डीपी लगाने का आह्वान किया, अपील की। उसका असर भी हुआ। ऐसे वक्त में इसका पूरा क्रेडिट बीजेपी के खाते में ना चला जाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस पर प्रहार शुरू किए। शामिल तो हुई, लेकिन ट्विस्ट लेकर आए। राहुल गांधी की एक पोस्ट ने संघ को असहज कर दिया, जिसमें संघ का तिरंगे के साथ रिश्ते को लेकर इतिहास वाला जिक्र था। दरअसल आरएसएस के दूसरे संघ प्रमुख रहे एमएस गोलवलकर ने 1966 में लिखी अपनी पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स में तिरंगे को लेकर कुछ बातें कही थी, जिसे आधार बनाकर कांग्रेस लगातार संघ को घेरती आई है। 1947 में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर आरएसएस ने अपनी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में एक संपादकीय में भी ये बात लिखी। 3 रंगों वाला झंडा निश्चित तौर के ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव, बुरा प्रभाव पैदा कर सकता है। आरएसएस के जानकार ये कहते हैं कि भले ही संगठन के झंडे के साथ अपने मसले रहे हों, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका अनादर नहीं किया, इसे स्वीकार करने से इनकार नहीं किया। और जब पूरे राष्ट्र का स्वाभिमान इस झंडे के साथ जुड़ा है, तो वो भी इसे स्वीकार करते हैं और इसे आज पूरी तरीके से सम्मान प्रदान करते हैं। लेकिन ये बातें जो इतिहास में चाहे लिखी गई या कही गई, इसे बार बार उठाकर असहज करने की कोशिश और
संघ को घेरने की कोशिश कांग्रेस के लिए करती है, क्योंकि एक तरफ पूरा क्रेडिट बीजेपी को ना जाए और बीजेपी को घेरने के लिए संघ से बेहतर और क्या हो सकता है। चलिए छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स पर वापस लौटते हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज रायपुर आए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। भाजपा दफ्तर एकात्म परिसर में साव ने पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में पदभार ग्रहण कर लिया। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद अरुण साव आज रायपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मौके पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद सुनील सोनी, विधायक बृजमोहन अग्रवाल समेत भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। भव्य स्वागत से प्रदेश अध्यक्ष गदगद दिखे। उन्होंने कहा कि चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के उत्साह से साफ है कि हम 2023 में राज्य में कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बन रहा है। वह निश्चित रूप से ये उत्साह और जोश 2023 में कमल खिलाएगा। एयरपोर्ट से निकलने के बाद नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का राजधानी में जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर पहुंचे साव ने पार्टी नेताओं की मौजूदगी में पद संभाला और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। मैं भरोसा दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए जो भी करना पड़ेगी ये प्रदेश अध्यक्ष मैं करूंगा। इधर छत्तीसगढ़ भाजपा में बदलाव के बाद गुटों में बटी राजनीति भी खुलकर सामने आई। पार्टी दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के कई नेता गैर हाजिर दिखे। तो साहब अरुण साव के तौर पर छत्तीसगढ़ भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है, पदभार वो ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन असल चुनौती अब शुरू होने वाली। वो चुनौती है क्या, इस बात को भी डिकोड कर लें। अरुण साव की नियुक्ति के बाद पार्टी का एक धड़ा सन्नाटे में है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अरुण साव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसको लेकर प्रदेश भाजपा में आंतरिक सियासत गरमाई हुई दिखी, सुगबुगाहटें दिखी। पार्टी के करीबियों की माने तो साव के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब नए सिरे से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो सकती है। ऐसे में रायपुर शहर जिला अध्यक्ष के लिए अभी से एक खींचतान भी है। मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पद भी, इनमें भी बदलाव होने तय लग रहे हैं। ऐसे वक्त में पार्टी के कई नेता खुले तौर पर ना सही, लेकिन अंदर खाने अपने गुटों को और चार्ज कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरुण साव उनके लिए कहीं आगे जाकर किसी भी तरीके से अपॉर्चुनिटी को कुछ कम ना करें। चलिए, वैसे अक्सर ऐसा होता है, बीजेपी के नेताओं से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है, वो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये परिवर्तन ये भी तय है जिनके फेवर में होता हक में उन्हें अच्छा लगता, और जिनके फेवर में नहीं होता वो अपनी तरफ से कुछ हरकतें, कुछ प्रयास करते हैं। और ऐसे कुछ प्रयास आने वाले समय में क्या प्रदेश बीजेपी में दिखते हैं, देखना होगा। वैसे आज छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम में, यानी विधानसभा चुनाव में वक्त होने के बावजूद सियासी दौरों और बैठकों का सिलसिला केवल एक पक्ष में नहीं, दूसरे पक्ष में भी बेचैनी बढ़ाने के लिए बहुत सारी हलचल होती है। रायपुर में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आए और एक बयान दिया, जिसको लेकर बड़ी हलचल है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आज रायपुर पहुंचे, जहां वो कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मीटिंग करेंगे। 15 अगस्त को कांग्रेस की तिरंगा यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। रायपुर पहुंचे पीएल पुनिया ने कहा कि वो 2 दिन में पार्टी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 15 अगस्त को बड़ा कार्यक्रम है गांधी मैदान में, तो रायपुर में, वो भी अटेंड करेंगे। और बाकी यहाँ आए तो विभिन्न मसलों पर चर्चा करेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने पर कहा कि भाजपा में अंतर कलह काफी बढ़ गई। बीते 4 साल में उन्हें अध्यक्ष बदलना पड़ा, लेकिन कांग्रेस में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। अंतर कलह कितना और बढ़ेगा, केवल अध्यक्ष बदलने से कोई काम नहीं चलेगा। असल में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में दोनों दल अभी से जुटे हैं, जिसे लेकर सियासी बैठकों का दौर चरम पर है। हर बैठक में 2023 के लिए रणनीति बनाई जा रही है। तो एक बयान से 2 चीजें, एक तो अपनी पार्टी में बेहतर स्थिति को दर्शाना, और दूसरा विरोधियों के बीच में संदेश देना कि अध्यक्ष का या चेहरे के बदला जाना वो दरअसल
कांग्रेस पार्टी के लिए आज की तारीख में कोई चुनौती नहीं है और जो कुछ भी हुआ वो अंतर विरोध की वजह से हुआ। अब इस मैसेज का जमीन पर क्या कितना असर पार्टी के अंदर और विरोधी खेमे में होता है ये देखना होगा। अब बात मध्य प्रदेश की सियासत में संत समागम की। भाजपा की हिंदूवादी छवि अक्सर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली रही है। 18 के चुनाव में सत्ता से चूकी बीजेपी अभी से चुनावी तैयारी के मद्देनजर ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड पर पूरी तरह फोकस्ड है और इसके लिए वो वहां संत समागम से शुरुआत कर रही। देखें रिपोर्ट। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लग चुका है। पार्टी के तब सत्ता से दूर होने की अहम वजह रही ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड अंचल में पार्टी का पिछड़ना। लेकिन अब साल 2023 में भाजपा ने अभी से इन दोनों अंचलों में बढ़त बनाने पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए पार्टी संत साधना शुरू कर चुकी है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भिंड के पंडोकर सरकार और छतरपुर के संत बागेश्वर धाम सरकार को दतिया में एक मंच पर लाने में सफल रहे। हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को अक्षरों अखंड बनाए रखने में उन सब का योगदान है। मैं कहीं नहीं, और चुनाव को ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता कभी काम नहीं करते। संतों के मिलाप से बन रहे सियासी समीकरण को भांपकर कांग्रेस भी अभी से बीजेपी पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी विकास को लेकर चुनाव नहीं लड़ती है। ये दूसरे एजेंडे तय करती है। कोई सी या तो बी टीम लेकर आती है या बाबाओं को लेकर आती है और प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करती है कि प्रदेश की जनता भ्रम में आकर इन्हें वोट दे दे। युवा बागेश्वर धाम सरकार और पंडोकर सरकार के लाखों लाख अनुयायी हैं। दोनों का एक साथ मंच पर होना और प्रदेश के कद्दावर मंत्री के साथ होना बीजेपी को मिशन 2023 में बड़ा सियासी समर्थन दिला सकता है। तो मूल सवाल ये उठाया गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी संतों के सहारे सत्ता पाने की जुगत में है। चलिए जरा इस बात को डिकोड कर लें कि इन सब के पीछे दरअसल है क्या। 2018 में बीजेपी ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड अंचल में पिछड़ी थी। मौजूदा स्थानीय चुनाव में भी कई सारे दिग्गज केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी के बावजूद पार्टी निगमों में क्लीन स्वीप नहीं कर पाए, यानी मनचाही कामयाबी नहीं मिल पाई। और इस चीज को भांपते समझते हुए उभरने के लिए 2023 से पहले बीजेपी उन इलाकों में संतों की साधना, संतों को साथ लाना शुरू कर चुकी है जो उसकी हिंदूवादी छवि को सूट भी करता है और उसको लाभ भी दे सकता है। भिंड के पंडोकर सरकार और छतरपुर के संत बागेश्वर धाम सरकार ये बेहद विख्यात हैं, चर्चित हैं, लोकप्रिय हैं। इन संतों को एक मंच पर लाकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सामर्थ्य का प्रदर्शन तो किया ही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो एक मंच पर इसके पहले नहीं आ पाए। उसी बहाने संतों के लाखों लाख भक्तों तक ये एक सीधा संदेश भी गया कि वो सामर्थ्य रखते हैं संतों को साथ लाने की, और जब उनका आशीर्वाद है तो फिर जाहिर तौर पर भक्त भी शायद उनके साथ, उनके संपर्क में आएंगे और उनका समर्थन राजनीतिक तौर पर करेंगे। इधर कांग्रेस भी इस बात को भली तरह समझ रही है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के साथ खड़े जो संत हैं उनसे विवाद जुड़ रहे हैं और ये कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहा है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ऐसे प्रहार करे। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी इस वक्त क्या इनका तोड़ खोज पाएगी, क्या इसका कोई विकल्प ला पाएगी, ये अहम सवाल है। अभी जमीन पर कितना सियासी लाभ दे पाता है ये देखना होगा। बात जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की, जिन्होंने आतंक के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया। उन्होंने आतंकी फंडिंग के मामले में गिरफ्तार बिट्टा कराटे की पत्नी समेत 4 अन्य को सरकारी नौकरी से निकाल दिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उपराज्यपाल ने आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार बिट्टा कराटे की पत्नी असबाह उल अर्जमंद खान समेत 4 लोगों को सरकारी नौकरी से चलता कर दिया, क्योंकि इन लोगों पर आतंकियों के साथ संबंध रखने का आरोप है। वहीं बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में बिट्टा की पत्नी के अलावा साइंटिस्ट मुहीत अहमद भट्ट, कश्मीर विश्वविद्यालय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर माजिद हुसैन कादरी और पाकिस्तान से संचालित हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाहुद्दीन का बेटा सैयद अब्दुल मुईद भी शामिल है, जो IT JKEDI में मैनेजर था। चारों को आर्टिकल 311 को लागू करके हटाया गया। इस आर्टिकल के तहत सरकार को बिना किसी जांच के अपने कर्मचारी को नौकरी से निकालने की पावर है। तो एक्शन अहम है और देश के लिए जरूरी माना गया। चलिए अब इस एक्शन के पीछे की वजहों को डिकोड कर लें। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकी फारूक अहमद डार उर्फ
बिट्टा जो है उनकी पत्नी असबा उल अर्जमंद खान 2011 बैच के जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा की एक अधिकारी थी। उस पर पासपोर्ट बनवाने के लिए झूठी जानकारी देने का आरोप है। साथ ही विदेशी लोगों के साथ संबंध होने के आरोप उन पर हैं। भारत को खतरा है। असबा पर प्रतिबंधित JKLF के लिए कैश जुटाने का आरोप लगा। डॉक्टर मोहित अहमद भट्ट पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर छात्रों को कट्टरपंथी बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी में अलगाववादी आतंकी एजेंडे को पोषित कर रहे हैं। जबकि माजिद हुसैन कादरी पर लश्कर तैयबा समेत अन्य आतंकी संगठनों से संबंध के गंभीर संगीन आरोप हैं। फिलहाल घाटी के 40 कर्मचारियों को सरकारी सेवाओं से बर्खास्त किया जा चुका है और यह माना जा रहा है कि इस स्ट्रॉन्ग मैसेज के बाद इसका असर बाकी के उन तमाम लोगों पर, स्लीपर सेल्स पर पड़ सकता है जो कहीं गुप्त तरीके से इस तरह का एजेंडा चला रहे हैं। अब ये कितना असर दिखाता है ये देखना होगा। फिलहाल आज के लिए न्यूज डिकोड में बस इतना ही। आपसे अब मुलाकात होगी मंगलवार के दिन और इस पर जब हम चर्चा करेंगे तो उसके पहले जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जश्न की शुरुआत हुई है उन सब के लिए आपको हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। एक और बात, तिरंगा उत्सव चल रहा है तो इस तिरंगा उत्सव में आप भी अपने घर, प्रतिष्ठान, परिवार के साथ तिरंगे के साथ जश्न मनाने की शुरुआत करें। आप सबको नमस्कार, बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।